जैसे कि हमने जो फिजियो का जो लास्ट लेक्चर था उसमें चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया था, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। चैप्टर नंबर 6 है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। इस पूरे चैप्टर में हम स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, इसकी एनाटॉमी कैसे है, उसके जो मुख्तलिफ डिफरेंट जो मैकेनिज्म होंगे उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बता रहा कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसका 40% जो होते हैं ना वो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, और बाकी जो 10% है ना वो स्मूथ और कार्डिक मसल्स हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे एनाटमी, फिजियोलॉजिकल जो एनाटमी है ना वो स्केलेटल मसल की कैसे है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना वो उसकी जो रेंज होती है 10 से लेके 80 माइक्रोमीटर वो उसका डायमीटर होता है, ठीक है। अभी इनके जो ये जो फाइबर्स होते हैं ये एक्सेक्सुअली स्मॉल सब यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना उसका जो एज फाइबर होता है ना वो पूरी जो लेंथ होती है ना मसल की वहाँ तक एक्सटेंड हुआ पड़ा होता है। और अब जो 2% जो होता है ना फाइबर्स जो होते हैं वो कुछ जो फाइबर हर फाइबर जो होता है ना उसको एक नर्व एंडिंग इनरवेट करती है, मतलब कि एक हर एक फाइबर को एक नर्व एंडिंग की इनर्वेशन होगी, वो मतलब उसे इनरवेट करेगी, जो कि कहाँ लोकेटेड होगी, जो हमारा जो फाइबर का जो मिड होगा ना उधर वो उसकी नर्व एंडिंग लोकेटेड होती है। अब ये सार्कोलीमा, अब सार्कोलीमा जो है ना ये हमारे जो स्केलेटल मसल्स होता है उसकी जो मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं। अब सार्कोलीमा में क्या होता है, इसको ट्रू सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब इसमें ये किस चीज़ के बनी हुई होती है, इसमें हमारी जो लेयर होती है थिन लेयर होती है पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, ठीक है, और इसमें हमारे जो कोलेजन फाइबर्स थिन कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कहता है कि जो हर मसल फाइबर के एंड पे क्या होगा, एक जो सरफेस लेयर होती है ना सार्कोलेमा की, वो टेंडन के जो फाइबर होगा ना उसके साथ फ्यूज़ करती है। अब जो टेंडन का जो फाइबर होगा वो क्या करेगा, वो कलेक्ट हो जाएगा बंडल्स में और एक मसल टेंडन्स बना देगा। मसल टेंडन्स फिर क्या करेंगे कि वो जो हमारे मसल्स को किसके साथ जॉइन कर देंगे, बोन के साथ कनेक्ट कर देंगे उन्हें। अब मियोफिब्रस के बाद पढ़ना है। अब मियोफिब्रस क्या होते हैं, ये क्या है, अब हर मसल फाइबर को क्या होता है उसमें 700 से लेके 7,000 तक वो मियोफिब्रस बने होते हैं। अब ये मियोफिब्रल क्या होता है, इसमें हमारे जो होते हैं ना कि 1500 तक मेसन फिलामेंट होते हैं और 3,018 फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जिनके आपस में एक लार्ज पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है, जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे स्केलेटल मसल्स की। अच्छा, अब देखा जाए जो हमारे जो थिक फिलामेंट जो होते हैं उसे हम मियोसिन कहते हैं। हमारे जो मियोसिन होंगे वो हमारे थिक होंगे और हमारे जो एक्टिन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। अब जो हमारा जो मियोसिन और एक्टिन फिलामेंट होंगे ना वो क्या होते हैं कि वो क्या करेंगे, वो एक तो हमारा क्या करेंगे कि हमारा वो मियोफिब्रस को होंगे तो उसको काज करेंगे तो उसके एक लाइट और डार्क बैंड बना देंगे, ठीक है। अब जो लाइट बैंड होंगे वो उसको क्या कंटेंट करते हैं, उसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होते हैं जिसको हम आई बैंड कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो लाइट के साथ आइसोट्रोपिक होते हैं, जो पोलराइज्ड लाइट होती है ना उसके साथ ये आइसोट्रोपिक होते हैं। इसके अलावा जो हमारे डार्क बैंड होते हैं उसमें मायोसिन फिलामेंट होंगे, ठीक है, उसके साथ उसमें एक्टिन फिलामेंट भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं इसको ए बैंड कहते हैं और ये हमारी पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसके साथ एन आइसोट्रोपिक होते हैं। वो आइसोट्रोपिक हैं तो ये पोलराइज्ड लाइट से एन आइसोट्रोपिक है। उस उधर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट था, इधर एक्टिन भी है तो मायोसिन भी है, दोनों हैं। अब कह रहा है कि जो हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी जो एंड्स होती हैं ना वो जेड डिस्क के साथ अटैच होती हैं। अब ये जो डिस्क है ना ये क्या करती है, ये हम इसके जो फिलामेंट्स होते हैं ना वो बहुत डायरेक्शन में हमारे हमारे क्या होंगे इंटरडिजिटेट होकर मियोसिन फिलामेंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब जेड डिस्क क्या है, एक फिब्रस फिलामेंटरी प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये क्या कहाँ से पास करेगी, जो हमारा मियोफिब्रल के अक्रॉस ये पास करके उसे ये पास करेगी, ठीक है। एक फिर मियोफिब्रल से लेके उसके अक्रॉस पास होकर दूसरे मियोफिब्रस तक ये जाएगी, फिर ये पूरा जो मसल फाइबर होगा ना उसको क्रॉस करके जाएगी। अच्छा, अब कहता है कि जो इंटायर मसल फाइबर होता है ना उसमें हमारे लाइट और डार्क बैंड दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अब ये कह रहा है कि जो हमारा जो मियोफिब्रल का पोर्शन, ठीक है, जो मियोफिब्रल का जो एक पोर्शन होता है जो हमारे जेड डिस्क के
बिटवीन होता है। तो जब दो सक्सेसिव जेड डिस्क आ गए, उन दोनों के दरमियान एक म्यूफिबल का पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। ठीक है, अब ये सार्कोमियर क्या होता है, इसकी जो होता है ये तो एक तो सबसे पहले इसकी लेंथ है 2 माइक्रोमीटर, और ये 2 माइक्रोमीटर की लेंथ पे क्या होंगे, जो एक्टिन फिलामेंट्स होंगे ना, वो मियोसिन फिलामेंट के साथ ऊपर वो कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। मतलब कि 2 माइक्रोमीटर की लेंथ तक वो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर मतलब कि कम्प्लीटली ओवरलैप उसे कर देते हैं। अब एक टाइटिन फिलामेंटल मॉलिक्यूल्स, अब इस मॉलिक्यूल का क्या काम है, ये क्या करेगा कि हमारा जो मियोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स हैं ना, उसके उन दोनों को एक ही जगह पे प्लेस करके रखता है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हमारा साइड बाय साइड जो रिलेशनशिप है ना किस किस के दरमियान, मियोसिन और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान, उसको कौन मेंटेन करता है, एक लार्ज फिलामेंटल मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का जिसे हम टेटिन कहते हैं। ये क्या करेगा, इन दोनों फिलामेंट्स को आपस में मेंटेन करके रखेगा, उनकी अपनी पोजीशन में मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, ये टाइटिन मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो 3 मिलियन तक होता है। ठीक है, और ये हमारी जो बॉडी की लार्जेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक तो ये फिलामेंटस है और ये स्प्रगी है। ठीक है, और इस स्प्रगी की वजह से जो टाइटिन मॉलिक्यूल है, ये एक फ्रेमवर्क के तौर काम आता है, जो कि क्या करता है, हमारे मियोसिन और एक्टिन फिलामेंट को कंट्रोल करके रखता है, उन्हें एक ही जगह पे होल्ड करके रखता है। अब कहता है कि जो टाइटिन एक एंड जो होता है ना टाइटिन मॉलिक्यूल का, वो इलास्टिक होता है और वो जेड डिस्क के साथ अटैच होता है, और वो एक एज आ स्प्रिंग के तौर काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, जैसे स्प्रिंग अपनी लेंथ को चेंज कर देगा, तो ये अपनी लेंथ चेंज कर देगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, मतलब कि जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो ये एक स्प्रिंग के तौर काम करेगा और अपनी जो लेंथ है ना उसको चेंज करता जाएगा। अच्छा, अब कहता है कि जो कुछ अदर पार्ट जो होता है ना टाइटन मॉलिक्यूल का, वो उसमें एक मियोसिन थिक फिलामेंट होता है। इसके अलावा आप टाइटन मॉलिक्यूल का क्या काम है, एक टेम्परर के तौर काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं ना सार्कोमियर के, उनकी इनिशियल फार्मेशन करते हैं, उनकी मतलब कि इनिशियल फार्मेशन करेगा, उनके पोर्शंस की इनिशियल फार्मेशन कौन करेगा, टाइटन मॉलिक्यूल उनकी फार्मेशन करवाएगा। अब जैसे साइटोप्लाज्म होता है हमारे बॉडी के सेल में फ्लूइड होता है, तो इधर जो हमारे स्केलेटल मसल्स में जो फ्लूइड होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये एक इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, किसके दरमियान, जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनके दरमियान ये फ्लूइड होता है। ठीक है, अब कहता है कि एक स्पेस होती है मायोफिब्रिल्स की के अंदर। ठीक है, उनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसमें हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, पोटेशियम इसमें प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम फास्फेट, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स मल्टी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो हमारे बिलाई करते हैं, जो कि मियोफिब्रिल के साथ पैरेलल लाई करेंगे। अच्छा, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे कि जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना हमारी मायोफिब्रिल्स की, फिर ये लार्ज अमाउंट ऑफ दी एटीपी है ना उसको सप्लाई देंगे, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हमारी जो एटीपी जो होगी वो रिक्वायर्ड कौन देगा, हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर देगा। अब जैसे हमारा सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किसका, स्केलेटल मसल का। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, मतलब कि ये जब स्केलेटल मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पोर्टेंट काम क्या है, ये हमारे जो कैल्शियम की जो स्टोरेज है ना उसको रेगुलेट करेगा, उसको रिलीज़ करेगा जब उसको करना होगा, ये अपटेक करेगा जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी हो। मतलब कि सारा जो कैल्शियम का जो स्टोरेज है उसकी कब उसकी रिलीज़ करना है, कैल्शियम को रिलीज़ करना है, कब उसको अपटेक करना है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये सारा कौन करवाता है, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। अच्छा, अब ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ दी मसल कंट्रैक्शन, अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तकरीबन ये हमारा आता ही रहता है हमारे ग्रो ऑफ में। तो कभी कभी ऐसे पूछता है कि आप बताएं कि स्केलेटल मसल की मैकेनिज्म क्या है, उसके कॉन्ट्रैक्शन की, इसके अलावा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो मैकेनिज्म है वो आप डिस्क्राइब कर दें। स्लाइडिंग फिलामेंट जो मैकेनिज्म है वो आगे हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या होता है। अब ये है ना इसकी जो ये कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है ये पूछता रहता है, और ऐसे ही मतलब कि आप अगर आपकी मतलब कि क्लास टेस्ट होते हैं या सेंटअप्स होते हैं कॉलेज के, तो उधर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मतलब एज अ लॉन्ग आता रहता है। अच्छा, अब ये इसका हमने क्या करना है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उसकी मैकेनिज्म बतानी है कि उसकी कंट्रैक्शन कैसे होती है।
अब कहता है कि सबसे पहले जो हमारा एक्शन पोटेंशियल आ गया वो क्या करेगा, पूरी जो उसकी मसल फाइबर की एंडिंग होगी ना वहाँ वो मतलब कि उधर मतलब कि ट्रेवल करेगा। पहले पॉइंट में वो पूरी नर्व फाइबर तक ट्रेवल करेगा एक्शन पोटेंशियल। इसके बाद हर एंडिंग पे क्या करेगा, जो नर्व होगी ना वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगी, उसका स्मॉल अमाउंट जिसे हम एसिटाइलकोलिन कहेंगे। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये क्या करेगा, जो हमारा मसल फाइबर मेम्ब्रेन का जो लोकल एरिया है वहाँ पे एक्ट करके क्या करेगा, तो अब वो क्या करेगा, वो एसिटाइलकोलिन है ना वो अपने चैनल्स ओपन कर देगा। उसके बाद जब ये हमारे जो एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल है ना वो ओपन हो जाएंगे तो फिर हमारी जो होगी ना लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम की जो है ना उसकी आयन की वो डिफ्यूज़ हो जाएगी इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर, मतलब कि सोडियम आयन से ज़्यादा मसल के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से फिर क्या होगा कि हमारी जो डिपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, और हमारी जो पहले जो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो अब चेंज होकर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब इसका जो 5 नंबर पॉइंट है उसमें यूँ होगा कि जो हमारे एक्शन पोटेंशियल होगा ना वो अपनी जो मसल फाइबर मेम्ब्रेन है उसमें ट्रेवल होके जाएगा, ठीक है, ए सेम वे में जैसे हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो नर्व फाइबर मेम्ब्रेन तक जाएगा। पहले जैसे ऊपर पढ़ा कि हम नर्व फाइबर मेम्ब्रेन तक ट्रेवल हो रहा था, अब वो क्या होगा कि मसल की मेम्ब्रेन तक वो हमारा ट्रेवल होगा। मसल की मेम्ब्रेन को हमने पीछे क्या पढ़ा था, सार्कोलीमा पढ़ा था, उसे सार्कोलीमा कहते हैं। अब इसका जो 6 नंबर पॉइंट है उसमें यूँ होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल होगा ना वो क्या करेगा कि जो मसल की मेम्ब्रेन को एक डिपोलराइज कर देगा, ठीक है, और ये क्या होगा, इधर क्या होगा कि हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इधर क्या करेगा, हमारे जो लार्ज अमाउंट ऑफ दी जो कैल्शियम आयन है ना उसको क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, जो उसके पास पहले स्टोर हुई पड़ी होती है। अब इसका जो 7 नंबर पॉइंट है उसमें हमारा जो कैल्शियम आएंगे ना वो क्या करेंगे, एक एक्टिविटी फोर्स को इनिशिएट करेंगे। किसके दरमियान वो फोर्स होती है, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस के लिए यूज़ होगी। अच्छा, इसी के कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड मतलब कुछ ही टाइम बाद क्या करेगा, जो कैल्शियम आयंस होंगे ना वो पंप बैक हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम मेम्ब्रेन पंप के ज़रिए, ठीक है, और फिर वो क्या होंगे हमारे रेटिकुलम में स्टोर हो जाएंगे अंटिल मतलब कि न्यू एक्शन परसेंट डेवलप नहीं होगा। मतलब कि ये हमारे जो कैल्शियम आयंस हैं वो क्या करेंगे, पंप बैक हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ वो ये स्टोर हो जाएंगे, तब तक के लिए स्टोर हो जाएंगे जब तक कोई न्यू एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। अब ये जो थे हमारे इसके के एक मैकेनिज़्म था कि स्केलेटल मसल जो होते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये उनका ये पूरा मैकेनिज़्म है, ये उसके पॉइंट्स हैं। अब मालिकुलर मैकेनिज़्म ऑफ दी मसल कंट्रैक्शन, अब इसमें हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म है ना उसके बारे में इसने मतलब कि डिस्कस किया हुआ है। इसमें यूँ होता है कि जब हमारा कोई भी मसल है रिलैक्स स्टेट में है हमारा सार्कोमियर, ठीक है, अब इसमें हमारा ये है कि जब रिलैक्स स्टेट होगी तो हमारे जो एक्टिन फिलामेंट है उसके जो एंड्स होंगे वो एक्सटेंड हो जाएंगे टू सक्सेसिव जेड डिस्क के दरिया, और वो हमारे जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक दूसरे के ऊपर बेयरली ओवरलैप हो जाएंगे ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। अच्छा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टेट आ जाएगी तो हमारे जो एक्टिन फिलामेंट होंगे वो पुल इनवर्ड पुल करेंगे मायोसिन फिलामेंट को, फिर उसके जो एंड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे मैक्सिमम एक्सटेंड तक, ठीक है, और इसके ज़रिए हमारी जो जेड डिस्क होगी वो क्या करेगी, वो पुल हो जाएगी, एक्टिन फिलामेंट जेड डिस्क को पुल कर देगा, वो कहाँ चले जाएगी, वो हमारी एंड वो पुल होकर हमारे मायोसिन फिलामेंट की एंड तक चले जाएगी। जब ये सारा मैकेनिज़्म हो रहा है तो इस पूरे मैकेनिज़्म में जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इस पूरे मैकेनिज़्म को हम कहेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म। यही मैकेनिज़्म होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसमें बताना है कि जब रिलैक्स स्टेट है तो हमारे वो बेयरली ओवरलैप होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में हमारे एक्टिन फिलामेंट पुल हो जाते हैं इनवर्ड की तरफ, और हमारे इसमें हमारे जो हो गए जब इनवर्ड पुल होंगे तो फिर वो मैक्सिमम एक्सटेंड तक ओवरलैप हो जाएंगे और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो इस मैकेनिज़्म को हम कहेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म। अब एक टॉपिक है कि एनर्जेटिक्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमारा सबसे पहले है वर्कआउट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इधर कह रहा है जब भी हमारा कोई मसल है वो अगेंस्ट लोड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक तो वो अपना वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा। अब वर्क परफॉर्म करने के लिए जो हमारी एनर्जी होगी ना वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, क्योंकि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी होगी ना वो ट्रांसफ़र होगी। अब ये एनर्जी है मसल की वहाँ ट्रांसफ़र होगी, वो क्या करेंगे कि वो हमारी जो लोड होगा उसको लिफ्ट करने के लिए मसल को एनर्जी की ज़रूरत
ज़रूरत होगी तो ये एनर्जी मसल की तरफ ट्रांसफ़र होगी ताकि वो अपना जो लोड है उसको लिफ्ट करके वर्क परफॉर्म हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है W=L/T। इसमें W जो है इसका वर्क है, L जो है इसका लोड है और D है ना डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस जो कि हमारा अगेंस्ट ना लोड है, ये उसकी इक्वेशन है। इसमें यूँ बताया हुआ कि वर्क के लिए कैसे मतलब कि एनर्जी की ज़रूरत होती है और वर्क परफॉर्म कैसे होता है, बस यही बताया हुआ और इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। अब इधर है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि मसल कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो हमारा इसमें सबसे पहले इसके सोर्सेज के बारे में ज़रूरी है। इसमें हमारे जैसे सोर्स होते हैं कहाँ से मतलब कि एनर्जी होगी। जैसे कि सबसे पहले जब हमारे कैल्शियम आयंस की पंपिंग होती है तो सार्कोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारी इधर हमारी सोर्स होती है एनर्जी, वो ज़रूरी होती है। इसके अलावा हमारे सोडियम और पोटेशियम आयन की जो होती है उसकी पंपिंग होगी तो फिर जो मसल मेम्ब्रेन होगा वो क्या करेगा, जो हमारा अपना जो आयनिक इन्वायरमेंट होगा उसको मेंटेन करेगा और उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। मतलब कि ये एक बता रहा है कि इसमें हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर इधर रिक्वायर्ड होती है। जब कैल्शियम आयन की पंपिंग होगी तो एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी और हमारे सोडियम और पोटेशियम की आयंस की जो उनकी मूवमेंट होती है तब भी हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले जो सोर्स है एनर्जी का वो हमारा है ऐसे एटीपी को बनाने के लिए कैसे बनेगी कि एक हमारा सब्सटेंस होगा फॉस्फोक्रिएटाइन, एक हमारा हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है जो एटीपी के साथ सिमिलर है। तो ये हाई एनर्जी जो फॉस्फेट बॉन्ड है ये क्या करेगा, इसकी जो स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ एनर्जी जो होती है ना वो क्या होगी उसके पास होती है। ठीक है, और ये हमारे एक सोर्स होता है, इसी सब्सटेंस से हमें एक एनर्जी मिलती है जो कि फॉस्फोक्रिएटाइन एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है। इसकी वजह से हमें एक एटीपी की मिलेगी या मतलब एनर्जी ऑफ सोर्स मिलेगा जो कि हम डिफरेंट फंक्शन के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। इधर यूँ है कि जो फॉस्फोक्रिएटाइन है ना वो उसकी जब क्लीवेज होगी तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो फिर क्या होगी कि जो हमारा एटीपी होगा उसको एटीपी कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। अब सेकंड जो सोर्स है एनर्जी का वो हमारा है एटीपी को रिकंस्टिट्यूट करना, जैसे हमारे फॉस्फोक्रिएटाइन से बना। इधर ग्लाइकोलाइसिस की बात हुई गई तो इधर हमारा ग्लूकोज की जब हमारी वो होती है ब्रेकडाउन होती है तो इधर हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और जो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो क्या करेगी, हमारे एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगी और ये एटीपी जो होगी ये हमारी स्टोर होकर फिर डिफरेंट फंक्शन के लिए यूटिलाइज होगी। अब इसका जो थर्ड और जो फाइनल सोर्स है ना एनर्जी का वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होगा। इसमें हमारा ये होगा कि इसमें कंबाइनिंग हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से हमारा जो एंड प्रोडक्ट होती है वो ग्लाइकोलाइसिस का उस सेम है कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होगी। इधर हमारी एटीपी बनेगी। ठीक है, इधर हमारा जो वेरियस जो सेलुलर फूड स्टफ होंगे वो एटीपी को रिलीज़ करेंगे। जब एटीपी मिलेगी तो फिर ये हम इसको स्टोर करके मतलब कि मुख्तलिफ फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे। आज का हम लेक्चर इधर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।